सो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं उदित छिबरा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अपनी पॉलिटी स्टार्ट किया था और 2 लेक्चर उसके ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 बेसिक का था और पार्ट 2 में कुछ बेसिक था, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे। और हमने पार्ट सब्जेक्ट और आर्टिकल का जो एक सीक्वेंस है, आप ये कह सकते हैं ग्रुप रहता है, उसमें हमने जो 22 या 25 पार्ट्स रहते हैं उसमें हमने 9B तक डिस्कस किया था। अंडरस्टूड? अगर जिसने 9B तक नहीं देखा है पार्ट 1 से पार्ट 9B तक, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप एक बार पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद आपको आगे सीक्वेंस समझ आएगा। अंडरस्टूड? तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे पार्ट 9B से आगे टिल पार्ट 22, जो कि टोटल में 25 बनता है, और उसी के साथ सब शेड्यूल में। अंडरस्टूड? क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में बात की थी, हमारा जो पॉलिटी की 2 टर्म्स रहती हैं, पास और साई, SAE। अंडरस्टूड? ऐसी कोई टर्म नहीं है, कोई आपको गूगल पे नहीं मिलेगी, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जिसमें पास का मतलब, P का मतलब होता है पार्ट्स, A का मतलब होता है आर्टिकल, S का मतलब होता है सब्जेक्ट, और सेकंड S का मतलब होता है शेड्यूल। अंडरस्टूड? तो हमने ये पास, आज की डेट में आप ये कह सकते हैं पास में PAS जो हमने हाफ डिस्कस किया था पहले, हाफ हम डिस्कस करेंगे आज। ओके? और इसी के साथ हम शेड्यूल की बात करेंगे। अंडरस्टूड? तो ये हमारा आज का लेक्चर रहेगा कि हमने किस पे बात करनी है। आ गया समझ? तो करते हैं हम स्टार्ट इसमें। तो पार्ट जो हमने 9B तक डिस्कस किया था, उसके बाद जो पार्ट आपका आता है, पार्ट आता है 10। पार्ट 10 में आपके आर्टिकल कवर होते हैं 244 से 244A। अंडरस्टूड? इसमें शेड्यूल और ट्राइबल एरिया जितने रहते हैं वो आते हैं आपके। शेड्यूल ट्राइबल एरिया कौन से हो गए? जहाँ पे आप ये कह सकते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जैसे कि जहाँ पे नेक्सलाइट आप कह सकते हैं, माओवादी रहते हैं, या जो आपके अंडमान में अभी भी लोग, आप ये कह सकते हैं कि कबीले टाइप जो लोग होते हैं, तो बेसिकली जहाँ पे कबीले रहते हैं, कबीला, उसको हम कहते हैं ट्राइबल एरिया। ठीक है? अब इसके बाद पार्ट 11 में आते हैं आपके आर्टिकल 245 से 263। इसमें बात होती है फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म का मतलब बेसिकली इसमें बात होती है आपकी आप ये कह सकते हैं सेंटर स्टेट के रिलेशन की। ओके? ये बात होती है। अब मैं आपको वैसे बता देता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होती हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था। 3 लिस्ट होती हैं। फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट, ओके, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अंडरस्टूड? ये 3 लिस्ट होती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइड की है। अब इन बेसिकली लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट है जो यूनियन देखेगा, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, ये सब आपके यूनियन की लिस्ट में आते हैं। अंडरस्टूड? स्टेट लिस्ट में कुछ चीजें आती हैं आपकी, जो स्टेट की लिस्ट में आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करना, बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड करना, ये सब आपके ये स्टेट लिस्ट में आते हैं। और कंकरेंट लिस्ट में आते हैं जो दोनों में आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में भी आता है, यूनियन लिस्ट में भी आता है। अंडरस्टूड? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अगर ये आपसे कोई पूछे तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था, ये जो मैंने आपको सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था। तो कंकरेंट लिस्ट होती है, अगर मैं वैसे बात करूं वेन डायग्राम से, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये जो चीज आ रही है, अगर मैं इसमें बात करूं तो ये आपका यूनियन हो गया, ये आपका स्टेट लिस्ट होगी, स्टेट के सब्जेक्ट हो गए, जो ये आ रहे हैं बेसिकली ये हुए आपके कंकरेंट लिस्ट के। ओके? तो आज की डेट में और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने इसमें फेडरलिज्म लिखा है, पार्ट 11 आर्टिकल 245 से 263 बेसिकली फेडरलिज्म पे बात करता है, मींस इन तीनों लिस्टों पे बात करता है। ओके? और आज भी हम देखते हैं जैसे कई जगह बीजेपी सेंटर में और कई जगह स्टेट में कांग्रेस या कोई अदर नॉन बीजेपी पार्टी रहती है, तो उसमें कुछ जो आपस में आप ये कह सकते हैं फ्रिक्शन या रिपल्शन रहता है, वो इन्हीं चीजों को लेकर रहता है। वो बेसिकली कंकरेंट लिस्ट के ऊपर बात करते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये नहीं मिला है, व्हाटएवर जो भी होता है। ओके? तो फेडरलिज्म की बात होती है 245 से 263 में। उसके बाद आर्टिकल 12 आता है 264 से 300 में। इसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, जो भी आपके रिलेटेड प्रॉपर्टी टैक्स रहता है, फाइनेंस रहता है, कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, जितने भी किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने किसी को अगर रेंट पे कुछ देना है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपके लीगल टर्म में रहते हैं
वो आपके 264 से 300A में आते हैं। पार्ट 13 में आता है 301 से 307 तक आर्टिकल। ये आता है ट्रेड करना है, कॉमर्स या कुछ भी आपने बिजनेस करना है विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड? इसे हम कहते हैं ट्रेड कॉमर्स विद इन इंडिया। इसको ये हमारे आर्टिकल 301 से 307 में कवर होते हैं। नेक्स्ट आता है 14 में 309 से 323। इसमें बेसिकली कवर होता है आपका सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। अब सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट का मतलब क्या होता है कि आप जैसे अभी आप यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं बात करूं तो यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई स्टेट लेवल की एचपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो बेसिकली ये जो चीज़ें आई हैं, अगर आप पूछें कि ये कहाँ से आई है, इसकी क्या ज़रूरत थी, तो ये जो चीज़ें आई हैं ये आपकी इस आर्टिकल से आई हैं। अंडरस्टूड? आर्टिकल 315 जो है वो आपको कहता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए फॉर रिक्रूटमेंट, जो कि आपका 309 से 323 के बीच में फॉल करता है। यहाँ से हमारी यूपीएससी और एचपीएससी हमें कॉन्स्टिट्यूशन एक ये कह सकते हैं कि हमारी नेसेसिटी होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। 323A से 323B ये बाद में इसमें आया है एक्ट में, तो इसमें ये बेसिकली कवर करता है ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स की अगर मैं बात करूँ तो एनजीटी आप सबने सुना होगा, जो दिल्ली में पोल्यूशन को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है पिछले 1-2 सालों में, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी। ये एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, इससे आपको पता लग जाएगा। ये भी बेसिकली जुडिशरी या कोर्ट ही टाइप होता है, पर ये होता है ट्रिब्यूनल्स के अंदर। ये आपका 14A 323A से 323B में कवर करते हैं। देन 15 में आता है 324 से 329 इलेक्शंस, कि आपने इलेक्शंस कैसे करने हैं, क्या सिस्टम होगा, कौन देखेगा। आर्टिकल 16 330 से 342 स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, फॉर डिफरेंस क्लासेस, या आप ये कह सकते हैं जो अदर नॉन जनरल क्लासेस होती हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन क्या होते हैं, जो मार्कशीट में बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया हुआ है। 343 से 351O में आती है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 22 या 25 जितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में आती हैं। कई लोग डिमांड करते हैं कि इसको भी हमारी नेशनल लैंग्वेज बनाइए, इसको स्टेट लैंग्वेज बनाइए, तो वो सभी चीज़ें हमारे इस पार्ट 17 में कवर होते हैं, आर्टिकल 343 से 351O में। देन आर्टिकल 352 से 360 में इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं। आपकी इकोनॉमी इमरजेंसी, सोशल इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी जो भी लगनी होती है वो इमरजेंसी प्रोविजन आपके इस आर्टिकल के तहत लगते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है लगाने की। अंडरस्टूड? 19 361 से 365 ये इसमें मिसलेनियस रहते हैं, जो भी आपके अदर रह जाते हैं वो इसमें आते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल 20 पार्ट 20 आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट्स आती हैं। अंडरस्टूड? अमेंडमेंट्स का मतलब जो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे यहाँ पे शेड्यूल में ये अमेंडमेंट से आए हैं, शेड्यूल 9, 10, 11, 12, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे शेड्यूल इतने ही थे, 9, 10, 11 हमारा शेड्यूल बाद में इंसर्ट हुआ, तो ये थ्रू अमेंडमेंट हुआ। कोई भी चीज जो भी आपके रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन से आपने अलग करनी होती है वो एक बेसिकली साई में मेजोरिटी की बात होती है। उस मेजोरिटी जैसी मेजोरिटी अटेन होती है तो वो मेजोरिटी डिसाइड करती है कि अमेंड करना है, क्या करना है, कैसे करना है। अंडरस्टूड? तो ये हमारा 368 में कवर होता है। उसके बाद 369 392 आप सबने पढ़ा होगा और आप सबको पता होगा पार्ट 21 में क्या आता है, स्पेशल स्टेटस टू स्टेट्स। इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आर्टिकल 370 जो कश्मीर फाइल में भी आप सबने देखा होगा, 370 आपको स्पेशल प्रोविजन देता है स्टेट्स का, 370 आपका इसी में फॉल करता है। अंडरस्टूड? अब मुझे लगता है कि आपको जैसे यहाँ 370 समझ आया, पता लगे कि 370 कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस था, तो इसके तहत वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते थे, और इसके हटाने के बाद वहां पे आप सब कुछ कर सकते हो। तो इससे आप ये समझिए कि ये जो आर्टिकल है इनके अंदर सबके अंदर आपके हर पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए कुछ ना, मतलब हर पॉलिटिकल क्वेश्चन के लिए हर आंसर है। जैसे 370 होने की वजह से हम इतना डिफरेंस आ गया, एकदम 370 था और तो 370 नहीं है तब। तो ये बेसिकली आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको इससे 370 से समझ आ रहा होगा। और 393 से 395 में आता है शॉर्ट्स, टाइटल्स, रिपील्स करना, कहीं पे कुछ करना, वो इनमें आते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पार्ट्स की बात होती है। ये मैंने आपको जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी है। अभी की डेट में अगर किसी का 5th को पेपर है तो आप, मैं यही कहूंगा कि आप इनको एक बार रिवाइज या मेमोराइज कर लें कि कौन से पार्ट में, कौन से आर्टिकल में कौन सा सब्जेक्ट आता है। जैसे जो मेजर है, ये आपका मेजर है, ये आपका मेजर है, और जो हमने प्रीवियस में आर्टिकल 52 से 151 सेंटर, यूनियन एंड स्टेट्स की बात की थी वो। अंडरस्टूड? हमारे खत्म होते हैं पार्ट्स।
ओके, अब बात करते हैं शेड्यूल की। शेड्यूल बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया था, शेड्यूल क्या होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बेसिस होते हैं कि आपकी ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, इसके तहत आपने ये करना है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बेसिक पॉलिसीज रहती हैं, सैलरी की पॉलिसी, एचआर की पॉलिसी, लीव की पॉलिसी। तो बेसिकली शेड्यूल में आपकी पॉलिसीज ही दी हुई हैं, इसमें रूल दिए हुए हैं, ये आपकी बेसिकली एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी की, पॉलिटिकल एक्टिविटी की, तो ये सब पॉलिसीज है। तो चलिए बात करते हैं एक पॉलिसी के ऊपर। तो सबसे पहले शेड्यूल 1 है हमारा, उसमें क्या दिया गया है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की डीमार्केशन होनी चाहिए। मतलब एक फिजिकल मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है, अंडरस्टूड। फिजिकल मैप में क्या होता है, ज्योग्राफिकली उसको डिवाइड किया होता है कि ये माउंटेन्स हैं, यहाँ पे रिवर्स आ गई, ये ड्रेनेज बेसिन है, ये आपके हिल्स हैं, ये आपके लैंडफॉर्म्स हैं, अंडरस्टूड। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप में आपकी इंटरनली स्टेट्स डिवाइड की होती है। आप गूगल मैप पे देखिए, अगर आप उसको जूम आउट करेंगे तो आपको जैसे स्टेट डिफरेंस आएगा तो उसमें डॉटेड ब्लैक लाइन दिखेगी, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब यही होता है कि उसको टेरिटोरियल डीमार्केशन होनी चाहिए, स्टेट्स की पॉलिटिकल मैप होना चाहिए बेसिकली शेड्यूल 1 में। ओके, शेड्यूल 2 आपका बताता है सैलरीज और एम्यूलमेंट्स मींस बेनिफिट्स। बेनिफिट्स कह सकते हो, पर्क कह सकते हो, किसके, प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन या स्पीकर लोकसभा विधानसभा के जो भी हैं, और राज्यसभा के, अंडरस्टूड। विधानसभा बेसिकली हम स्टेट असेंबली को कहते हैं। ओके, स्टेट 2 समझ आ गया, और शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 समझ आ गया। शेड्यूल 3 में आपका होता है ओथ। जब भी कोई मिनिस्टर बनता है तो आपने देखा होगा ओथ सेरेमनी होती है। कोई भी, जैसे नरेंद्र मोदी जी जीते हो, या कोई भी कांग्रेस में मनमोहन सिंह जी जब जीते हैं, तो एक ओथ सेरेमनी होती है जिसमें सभी को बुलाया जाता है, बॉलीवुड एक्टर्स को भी, कोई फॉरेन फ्रेंड्स होते हैं, फॉरेन पीएम एज अ फ्रेंड होते हैं, वो आते हैं। तो वो भी जो ओथ सेरेमनी है वो आपका शेड्यूल 3 आपको बताता है। और इवन ये जजेस की भी होती है। तो अगर ओथ होती है तो बेसिकली जो मिनिस्टर्स होते हैं इनको प्रेसिडेंट ओथ देता है सेंटर में। स्टेट में जो विधानसभा के इलेक्शनों में जो जीतते हैं उनके मिनिस्टर्स को गवर्नर ओथ देते हैं। जजेस को भी आपके प्रेसिडेंट ओथ देते हैं, और जो प्रेसिडेंट होते हैं तो उनको आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो ओथ देता है सुप्रीम कोर्ट के, अंडरस्टूड। शेड्यूल 4 में आता है सीट एलोकेशन फॉर स्टेट्स ऑफ, राज्यसभा में जैसे एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा, तो उसमें स्टेट्स को यूटी में कितनी सीटें हैं, कितने रिप्रेजेंटेटिव आप भेज सकते हैं, अंडरस्टूड। ये होता है हमारा शेड्यूल 4 में बेसिकली राज्यसभा के लिए। शेड्यूल 5 होता है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, जो हमने यहाँ पे बात की थी कबीलों की। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 आपका सेम है, ये भी सेम चीजों पे बात करता है, पर ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करता है स्पेशली। शेड्यूल 6 आपका स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करता है, अदरवाइज शेड्यूल और ट्राइबल एरिया सेम रहता है जिसकी बात करता है। इसमें छत्तीसगढ़ एक ऐसी स्टेट है जो शेड्यूल 5 में आती है, तो वो शेड्यूल 6 में आना चाहती है। क्यों? फाइनेंशियल बेनिफिट्स यहाँ पे ज्यादा है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यहाँ पे ज्यादा है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होने की वजह से जो भी सेंटर की पॉलिसीज रहती हैं वो यहाँ जल्दी इंप्लीमेंट हो सकती हैं। आपको जो भी और बेनिफिट मिलने होते हैं पीएम योजना के तहत, वो आपको यहाँ जल्दी मिल सकते हैं, अंडरस्टूड। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ज्यादा बढ़िया रहता है। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसी स्टेट है जो यहाँ पे अपने आप को 5 से 6 में आना चाहती है। 7 की अगर मैं बात करूँ, शेड्यूल 7 की, तो ये भी आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, जो कि हमारा यहाँ पे फेडरलिज्म की हमने बात की है 245 से 263 में। ओके, शेड्यूल 8 हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज पे बात करते हैं, जो हमारी यहाँ पे ये हमने दिया हुआ है पार्ट 17 में, ठीक है। ये हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। अब जो हमारे जब से हमारा शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ये शेड्यूल 8 शेड्यूल ऐसे थे जो स्टार्टिंग से इसके अंदर थे, इनबिल्ट थे इसके अंदर। शेड्यूल 9, 10, 11, 12 बाद में बना है। ओके, अब इसका फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन बाद में बनने का क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायती राज आपका बाद में शुरू हुआ है, तो वो बाद में इनहेरिट हुआ है। एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में हुआ था इम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको डीप में इसका मतलब वैसे बताऊंगा, पर ये होता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा या मेंबर ऑफ राज्यसभा, अगर वो आपका या तो एब्सेंट रहता है उस असेंबली के टाइम, या फिर वो पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में जाता है, तो उसकी उस मेंबरशिप की उस असेंबली की मेंबरशिप खत्म हो जाती है। ओके, बेसिकली एंटी डिफेक्शन में यही मतलब है।
आगे हम इसके ऊपर अलग से बात करेंगे कि क्या जजमेंट रहती है, KN भारती का केस होता है, तो वो बेसिकली ऊपर है। तो इसके ऊपर हम दोबारा बात करेंगे 1985 की एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका सिर्फ ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर रहता है, अगर वो पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में जाता है तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। ओके, और शेड्यूल 9 जो रहता है वो रहता है वैलिडेशन ऑफ एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। आर्टिकल 31B अगर मैं बात करूं लास्ट वीडियो में, तो 31B आर्टिकल नहीं था, वो आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी का था। उसका मतलब था कि राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते किसी भी चीज का। पर KN भारती केस हुआ था एक, उसमें ये चीज प्रूव हो चुकी थी कि आप जुडिशियल रिव्यू राइट टू प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। सिंपल आपको इतना याद रखना। अदरवाइज जब हम सीक्वेंस वाइज एक एक आर्टिकल और पार्ट की बात करेंगे तो उसमें केस, जितनी भी आपकी केस स्टडी KN भारती के केस की स्टडी है, जितने भी केस स्टडीज हुई अभी, जो KN भारती बेसिकली केशवानंद भारती केस था, बहुत ही पॉपुलर था, आप सबने सुना होगा, जिसमें 13 जजेस की बेंच थी। तो वो इसमें राइट टू प्रॉपर्टी का बेसिकली आर्टिकल 31B इसमें ऐड करते हैं, जिसमें जुडिशियल रिव्यू उसमें वैलिड कंसीडर किया जाता है। ओके, तो ये हमारे शेड्यूल थे 9, 10, 11, 12। अगर ये कब आया तो मैं ये बात करूँगा, ये फर्स्ट अमेंडमेंट में आ गया था, ये 52nd अमेंडमेंट 1985 में इनहेरिट हुआ था, ये 73rd अमेंडमेंट 1992 में इनहेरिट हुआ, और ये 74th अमेंडमेंट 1992 में ही हुआ है। अंडरस्टूड? तो ये 12 शेड्यूल, 22 या 25 पार्ट्स और 395 या 448 आर्टिकल आपके यहाँ पे। एक बार अगर मैं बात करूँ तो हमने ब्रीफ में बात कर लिया कंप्लीट पॉलिटी की। अंडरस्टूड? हमारी पॉलिटी यहाँ से लेके पार्ट 1 से लेके शेड्यूल 12 और पार्ट यहाँ तक में पूरी पॉलिटी कवर हो जाती है। अंडरस्टूड? अभी हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल पार्ट के अंदर जो जो आपके बेसिक मेजर आर्टिकल और मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सेकेंडली, आप पॉलिटी को करंट अफेयर के बेसिस पे कैसे पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर के तौर पे आपसे कोई भी कुछ भी पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल इस सब्जेक्ट में, इस आर्टिकल में कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, कब अमेंडमेंट हुई थी, या वो कौन सा केस था जिसमें अमेंडमेंट हुई थी, या कोई सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट थी कि ये आपका चेंज हुआ था। तो वो आपका करंट अफेयर में रहता है कि पिछले 1 साल में या 2 साल में कोई ऐसा मेजर केस हुआ हो, जैसे 2019 में आपका अयोध्या राम मंदिर वर्डिक्ट था, अभी आपका ज्ञान व्यापी मस्जिद चल रही है तो उसमें वर्शिप एक्ट है, वो बहुत मेजर है। तो वो सब चीज़ें आपको पॉलिटी में बेसिक या करंट अफेयर के लेवल पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं थ्योरेटिकल की बात करूँ तो हमारी पॉलिटी यहाँ से लेके यहाँ पे खत्म होती है पास पे, ठीक है, जो संविधान की किताब आप कहते हैं। और बेसिक चेंजेस इसमें आए रहते हैं, जैसे एक मेजोरिटी की टर्म है वो हम बात करेंगे, और जितनी अमेंडमेंट्स हैं वो सब। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हमारा पॉलिटी एक बेसिक खत्म होता है। इसके बाद हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में जो स्टार्ट करेंगे, पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, कौन से मेजर सब्जेक्ट हैं और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिसमें UPSC से आंसर है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कौन सा उसके रिलेटेड ऐसी फेमस जजमेंट आई है हिस्ट्री में या फिर 1-2 साल में जो आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकती है। अंडरस्टूड? तो मैं इसी के साथ यहाँ का लेक्चर खत्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। एंड वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद एंड जय हिंद।